हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस साइन। तो हम लोग क्या अभी तक हम लोगों ने क्या है होम मैनेजमेंट को कंप्लीट कर चुके हैं। और क्या अब हम लोग किस चीज़ को पढ़ रहे हैं? न्यूट्रिशन साइंस को पढ़ रहे हैं ना। तो हम लोगों ने जो पिछली क्लास में पढ़ा था, क्या पढ़ा हम लोगों ने कि न्यूट्रिशन साइंस जो है पोषण जो है पोषक तत्व जो होते हैं उसके प्रकार के बारे में, उसको हम लोग अभी स्टार्ट किए हैं। जो कि पहला हम लोग कार्बोहाइड्रेट ही स्टार्ट किया है हम लोगों ने। तो हम लोगों ने क्या देखा कि पोषक तत्व जो होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं। क्या देखा कि पोषक तत्व के प्रकार को देखा, जो कि कितने प्रकार के हम लोगों ने देखे। 2 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? पहला क्या होता है? मैक्रो होता है, मैक्रो। दूसरा क्या होता है? माइक्रो होता है ना, माइक्रो होता है। तो जो मैक्रो में हमने देखा ये क्या होता है, मैक्रो जो होता है इसकी हमारे शरीर में क्या होती है, ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होती है। क्या होती है? ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होती है ना। कहाँ? हमारे शरीर में इसकी ज़्यादा मात्रा में हमारे शरीर में ज़रूरत होती है। ये कौन कौन से होते हैं? लेकिन माइक्रो क्या है? इसके नाम से ही है। माइक्रो मतलब होता है कि सूक्ष्म होता है और इसकी हमारे शरीर में कम मात्रा में ज़रूरत होती है। क्या? कम मात्रा में ज़रूरत होती है ना। तो जो ये इसकी जो है हमारे शरीर में ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत है, तो ये कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट होते हैं। और क्या होते हैं कि प्रोटीन होता है। तीसरा क्या होता है? फैट होता है ना। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये 3 होते हैं जिसकी हमारे शरीर में ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होती है। हमने ये भी पढ़ा है कि जो भारत की थाली में जो होता है कि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होती है, कल ही हमने पढ़ा कितनी होती है, 60 से 70% होती है ना। और प्रोटीन जो होती है ये निर्माणात्मक कार्य के लिए ज़रूरी है। प्रोटीन क्या करता है कि हमारे शरीर में कोशिका का निर्माण करता है। हम लोगों ने इसको भी समझा कि कोशिका जो है कई सारे कोशिका को मिलाकर क्या बनता है, टिश्यू बनता है। कई सारे टिश्यू को मिलाकर इसी तरीके से हम लोगों ने क्या ऑर्गन बनता है, कई सारे ऑर्गन को मिलाकर ऑर्गन सिस्टम बनता है। कई सारे ऑर्गन सिस्टम को मिलाकर तब एक शरीर का निर्माण होता है। तो जिसके लिए अगर ये क्या है हम प्रोटीन खाएंगे ही नहीं तो कोशिका का निर्माण कहाँ से होगा? कोशिका का निर्माण नहीं होगा। और कोशिका के निर्माण, अगर कोशिका रहेगा तभी हमारे क्या है, तभी टिश्यू बनेंगे, ऊतक बनेंगे, ऊतक बनेंगे तभी अरे क्या होगा कि ऑर्गन बनेंगे। ठीक है, अगर ऑर्गन बनेंगे तभी अंगतंत्र का निर्माण होगा, ऑर्गन सिस्टम का निर्माण होगा। और अगर अंगतंत्र ही नहीं रहेंगे तो एक शरीर का निर्माण कैसे होगा? तो इसीलिए हमारे शरीर में हर चीज़ की, इसीलिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि संतुलित आहार। संतुलित आहार क्या होता है कि हर चीज़ एक संतुलित मात्रा में खाई जाए। ये नहीं है कि इसको अभी अगर हम इसको और इसको बहुत ज़्यादा खा लेते हैं तो भी तो दिक्कतें हो जाती हैं। हर चीज़ एक संतुलित मात्रा में हम लोग आहार को ग्रहण करें। कैसे? कि अपनी आयु और कार्य और क्या लिंग के अनुसार जो आहार ग्रहण करें तो क्या है, वही क्या कहलाती है, संतुलित आहार या सुपोषण कहलाता है। ठीक, यही हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है। और क्या माइक्रो क्या होता है? इसमें क्या होता है? इसमें 2 होते हैं। एक होता है विटामिन होता है, दूसरा क्या होता है? मिनरल होता है ना। तो हम लोग स्टार्ट ही किए हुए हैं क्या, कार्बोहाइड्रेट के बारे में ही पढ़ रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इससे हमको कितनी ऊर्जा मिलती है जब हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का सेवन करते हैं, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट भोजन में खाते हैं तो हमें कितनी कैलोरी प्राप्त होती है? 4.2 कैलोरी प्राप्त होती है। क्या हमने देखा कि हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो हमें कितनी कैलोरी प्राप्त होती है? 4.2 कैलोरी प्राप्त होती है ना। और क्या है, और हमने क्या देखा कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है इसकी रासायनिक संरचना के बारे में देखा। और क्या देखा कि इसका जो क्या है फार्मूला, क्या है इसका? CH2O। और अगर इसका पूछ लिया जाए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है तो हम क्या कहेंगे? 2:1 होता है। और अगर पूरा पूछ लिया जाए कितना इसका अनुपात कितना है तो इसमें कितना है? 1:2:1 होता है ना। यही हम लोगों ने पढ़ा है। और क्या, इसकी रासायनिक संरचना के बारे में हम लोग देखेंगे। इसको 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? ये देखिए कि कार्बोहाइड्रेट इसकी रासायनिक संरचना को इसको 3 भागों में बांटा गया है। एक मोनोसेकेराइड होता है, मोनोसेकेराइड। दूसरा क्या है? डाइसेकेराइड। तीसरा क्या है? तीसरा क्या कहलाता है? पॉलीसेकेराइड।
तो हम लोगों ने पढ़ा है कि मोनो डाई पॉली, हम क्या है, हम लोग एक ट्रिक के बारे में भी डिस्कस किए थे। वो ट्रिक आप लोगों को याद होगा कि क्या देखा था, मोना को देखकर गूगल मन फरकता है। क्या किया था, मोना को देखकर गूगल मन फरकता है। तो इसमें क्या है, मोना को मतलब मोनोसेकेराइड, और मोना को देखकर क्या है कि गू से, ये देखिए यहाँ पर इसको ये तीन थे और ये भी तीन हम लोगों ने देखा था। इसका ये हो गया ट्रिक, और इसका क्या हो गया कि सुमाला दीदी ना। तो सू से सुमाला दीदी, डी से दीदी क्या हो गया, इसको समझ लीजिए डाइसेकेराइड, ठीक है। और सू से सुक्रोज, और मा से माल्टोज, और ला से लैक्टोज हो गया ना। तो हमने मोनोसेकेराइड में क्या देखा कि इसमें क्या था, मोना को देखकर गूगल मन फरकता है। गू से क्या हो गया, ग्लूकोज, और मन फरकता, फ से फ्रक्टोज, और गल से क्या हो गया, ग्लैक्टोज। तो यहाँ पर क्या हो गया, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। और क्या, पॉलीसेकेराइड को क्या हमने देखा था कि स्टार्च हो गया, और क्या हो गया, डेक्स्ट्रीन हो गया, और क्या हो गया, पेक्टिन हो गया, और क्या हो गया कि ये हो गए। फिर क्या हो गया, ग्लाइकोजन हो गया। ये हो गए। और क्या इसमें होता है कि पॉलीसेकेराइड, ये मोनोसेकेराइड हो गया, डाइसेकेराइड हो गया, पॉलीसेकेराइड हो गया। मोनोसेकेराइड में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज हो गया, जो कि ये ट्रिक है इसका, ये आप लोग देख सकते हैं। अब यहीं पर हम लोग ग्लूकोज के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा है कि ग्लूकोज क्या होता है, कि ये क्या होती है, ग्लूकोज जो होती है इसका पाचन जो होता है ये सीधे होता है, इसका जो ये किसी रूप में ये टूटता नहीं है, और यह एक अणु से होता है। ये डाइसेकेराइड जो होता है मोनो की 2 अणु से मिलकर बनाता होता है, और पॉलीसेकेराइड जो होता है मोनो की कई अणु से मिलकर बनते हैं। इसमें ये कई इसके असंख्य अणु होते हैं। और क्या हमने देखा था कि ग्लूकोज जो होता है इसका पाचन जो होता है वह सीधे जाके हमारे ब्लड में मिलता है। देखिए इंस्टेंट एनर्जी मतलब तुरंत ऊर्जा हम लोगों को देती है। और अभी देखिए किसी को कोई कार्य कर रहा है और उसको बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रही है, तो क्या सब लोग कहते हैं कि उसको ग्लूकोज दे दो, तो क्या है कि उसको तुरंत एनर्जी मिलती है, ठीक। और क्या, फ्रक्टोज जो होती है इसको फलों की शर्करा कहते हैं। यही सब हम लोगों ने इन सबको हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद क्या है, आज हम लोग देखेंगे कि डाइसेकेराइड में हम लोगों ने क्या देखा था, सुक्रोज को देखा था, माल्टोज को, और क्या, लैक्टोज को। तो एक एक करके इसको हम लोग देखेंगे कि ये क्या होता है। इसमें भी हम लोग सुक्रोज को पढ़े हैं, सुक्रोज क्या होता है, माल्टोज क्या होता है, और लैक्टोज क्या होता है। सुक्रोज में हम लोगों ने क्या देखा था कि ये जो सुक्रोज होता है इसे क्या कहते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, सुक्रोज को। ये घरेलू शर्करा होती है। कैसी शर्करा होती है, ये घरेलू शर्करा होती है ना, ये घरेलू शर्करा होती है। और सुक्रोज को क्या कहा जाता है, इसे क्या बोलते हैं कि इसे चीनी की शर्करा कहते हैं, चीनी की शर्करा बोलते हैं। और क्या बोलते हैं सुक्रोज को टेबल शुगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेबल शुगर बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, इन्वर्ट शुगर बोलते हैं ना। और क्या बोलते हैं, चुकंदर की शर्करा सुक्रोज को बोली जाती है, चुकंदर की शर्करा। और क्या,
और क्या इसको बोला जाता है, और क्या बोला जाता है, गन्ने की शर्करा बोली जाती है, गन्ने की शर्करा बोली जाती है। ठीक है, और क्या यहीं पर हम लोगों ने देखा था कि अगर जो है तो इसमें इसको क्या बोलते हैं, घरेलू शर्करा बोलते हैं। और क्या बोलेंगे, चीनी की शर्करा, टेबल शुगर, इन्वर्ट शुगर, चुकंदर की शर्करा, गन्ने की शर्करा। और क्या हमने देखा था कि अगर यही सुक्रोज को, अगर चीनी को 200, ठीक है, 200 ताप पर गर्म करते हैं तो भूरा रंग जो पैदा होता है उसे कैरेमल के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। क्या है कि अगर चीनी को कितने ताप पर, अगर चीनी को 200 ताप पर गर्म करते हैं तो जो चीनी में जो ब्राउनिश कलर देखने को मिलता है, जो ब्राउन हो जाता है, तो वो क्या, जब चीनी जो ब्राउन हो जाती है उसको क्या कहते हैं, 200 ताप पर गर्म करते हैं तो जो भूरा रंग जो होता है वह जो देखने को मिलता है, इसे किस नाम से जानते हैं, कैरेमल के नाम से जानते हैं। ठीक, हमने क्या देखा कि सुक्रोज जो है, जो चीनी जो होती है, शुगर जो होती है, इसको हम लोग सुक्रोज को क्या बोलते हैं, जो इसको मीठी शर्करा, गन्ने की शर्करा बोलते हैं, इन्वर्ट शुगर बोलते हैं। और चीनी को जब हम 200 ताप पर गर्म करते हैं तो इसमें जो भूरा रंग, ब्राउनिश कलर देखने को मिलता है, तो ये जो कलर देखने को मिलता है ये किसकी वजह से, इसको क्या बोलेंगे, कैरेमल बोलते हैं। क्या बोलेंगे, कैरेमल बोलते हैं। गन्ने में सुक्रोज कितना पाया जाता है, ये भी हम लोगों ने पढ़ा। गन्ने में सुक्रोज जो है, सुक्रोज की मात्रा 10 से 12% होती है। और चुकंदर में कितनी होती है, चुकंदर में 12 से 18% होती है। ठीक है, और सुक्रोज के पाचन के लिए कौन से एंजाइम की आवश्यकता होती है, सुक्रोज के, जिस तरीके से सुक्रोज के पाचन के लिए कौन से एंजाइम की आवश्यकता होती है, सुक्रोज के पाचन के लिए कौन से एंजाइम की आवश्यकता होती है, सुक्रेज एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, सुक्रोज के पाचन के लिए सुक्रेज एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है। और सुक्रेज जो होता है, सुक्रोज जो एंजाइम की जो क्या होता है, ये देखिए, सुक्रोज किसकी, सुक्रोज के पाचन के लिए किसकी, सुक्रेज एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है ना। ठीक है, सुक्रोज के पाचन के लिए कौन सी, सुक्रेज एंजाइम, कौन सी, सुक्रेज एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और क्या कि जो सुक्रोज है, सुक्रोज इस एंजाइम, या मतलब सुक्रोज जो है कि सुक्रेज एंजाइम की सहायता से किसमें टूटता है, सहायता से ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूटता है ना। ठीक, तो ये देखिए, इसको इस तरीके से भी हम लोग समझ सकते हैं। सुक्रोज जो है वह सुक्रेज एंजाइम की सहायता से किस में टूटेगा, कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूटता है। ठीक, तो क्या हमने देखा कि सुक्रोज जो है, सुक्रोज के पाचन के लिए सुक्रेज एंजाइम की आवश्यकता होती है। और सुक्रोज जो है वह किसके, सुक्रेज एंजाइम की सहायता से किस में टूटता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूटता है। क्योंकि जब भी किसी चीज़ का पाचन होगा तो वह क्या है कि पहले किस में, जब ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा तब उसके बाद उसका पाचन होगा। ठीक, और क्या कि इतना हम लोगों ने देखा था। अब हमने यहीं पर हमने देखा कि माल्टोज क्या होता है। माल्टोज क्या होता है, इसे जौ की शर्करा और क्या, मंड की शर्करा बोलते हैं। माल्टोज को जौ की शर्करा, मंड की शर्करा या बार्ले शुगर बोलते हैं ना। इसे जौ की शर्करा और क्या, मंड की शर्करा या क्या बोलते हैं, बार्ले, हाँ, इसको बार्ले शुगर
शुगर बोलते हैं। इसका प्रयोग क्या होता है कि माल्टोज का इसका प्रयोग क्या होता है, शराब बनाने में होता है ना। क्या होता है, शराब बनाने में किया जाता है, बनाने में किया जाता है। इसका प्रयोग किस में होता है, एक बार फिर से देखिए कि माल्टोज जो होता है इसको जौ की शर्करा, मंड की शर्करा या बार्ले शुगर बोलते हैं, और माल्टोज का जो होता है उसे शराब बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। और क्या हमने देखा कि इसका प्रयोग शराब बनाने में किया जाता है। और इसका पाचन कैसे होता है कि अनाज की शर्करा जो होती है, अनाज की शर्करा का पाचन, शर्करा का पाचन एमाइलेज एंजाइम की सहायता से, एंजाइम की सहायता से किस में बदलता है, माल्टोज में बदलता है। बदलता है। तो ये क्या हुआ कि अनाज की जो शर्करा होती है का पाचन एमाइलेज किसकी सहायता से, एमाइलेज एंजाइम किसकी सहायता से, एमाइलेज एंजाइम की सहायता से किस में बदलेगा, माल्टोज में बदलेगा। और अब क्या, अब माल्टोज जो होता है, ये माल्टोज जो होता है, माल्टोज किसकी सहायता से, माल्टेज एंजाइम की सहायता से, माल्टेज एंजाइम की सहायता से किस में बदलेगा, ग्लूकोज में बदलेगा। देखो इसका जो होता है दो तरीके से इसका पाचन होता है। पहले देखिए यहाँ पर इस तरीके से समझ सकते हैं कि माल्टोज जो होता है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि माल्टोज जो है, माल्टोज इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, माल्टोज किसकी, माल्टेज एंजाइम, माल्टेज एंजाइम की सहायता से कहाँ किस में बदलेगा, ग्लूकोज में बदलेगा। ठीक, तो माल्टोज जो है वह माल्टेज एंजाइम की सहायता से ग्लूकोज में बदलता है। ठीक, तो ये है कि हमने माल्टोज के बारे में देखा ना। और क्या, अब लैक्टोज के बारे में देखते हैं कि इसको मंड की शर्करा, देखिए क्वेश्चन कैसे बनते हैं, मंड की शर्करा किसको कहते हैं, माल्टोज को बोलेंगे। ठीक है, और क्या, लैक्टोज, लैक्टोज को क्या है, लैक्टोज को क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे दुग्ध की, लैक्टोज को दुग्ध की शर्करा बोलते हैं, दुग्ध की शर्करा ना। ये क्या होता है, ये दूध में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है। कहाँ पाया जाता है, दूध में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है ना, दूध में पाया जाता है। कौन, लैक्टोज पाया जाता है। दूध में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, लैक्टोज है। लैक्टोज को क्या बोलते हैं, दुग्ध की शर्करा बोलते हैं। लैक्टोज जो होता है लैक्टेज एंजाइम की सहायता से टूटता है। लैक्टोज किसकी सहायता से, लैक्टोज लैक्टेज एंजाइम की सहायता से टूटेगा। ठीक, तो क्या होगा कि किसकी सहायता से, लैक्टेज एंजाइम की सहायता से टूटेगा। तो क्या होगा, एक अणु लैक्टोज और दूसरा क्या मिलेगा, एक अणु क्या मिलेगा, लैक्टोज का मिलेगा, और दूसरा किस चीज़ का मिलेगा, दूसरा किसका मिलेगा, ग्लूकोज का मिलेगा ना, ग्लूकोज का मिलेगा। ठीक है, लैक्टोज की वजह से ही दूध जो होता है वह मीठा लगता है। तो एक बार फिर से देखिए कि लैक्टोज क्या है, लैक्टोज को दूध की शर्करा कहते हैं। और क्या है, ये दूध में पाया जाने वाला शर्करा है, दूध में पाया जाता है लैक्टोज। और क्या है, लैक्टोज किसकी सहायता से, लैक्टेज एंजाइम की सहायता से टूटेगा। किसमें टूटेगा, तो दो चीज़ें मिलेंगी, कौन कौन सी, एक लैक्टोज मिलेगा, दूसरा क्या मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा। ठीक, और क्या है कि लैक्टोज की वजह से ही किसमें, लैक्टोज की वजह से दूध में मिठास रहती है। तो ये तीनों हो गए, हमने ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज पढ़ा। और क्या हमने पढ़ा, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज को देखा। अब हम देखते हैं पॉलीसेकेराइड के बारे में, चलते हैं पढ़ते हैं कि पॉलीसेकेराइड क्या होता है, इसको देखेंगे।
और क्या इसमें देखिए लैक्टोज को हमने क्या देखा कि इसे दुग्ध की शर्करा बोलते हैं या दूध में पाया जाने वाला लैक्टोज का पाचन क्या होता है, यह जल्दी नहीं होता है। इसीलिए कहते हैं कि कभी भी बाहर निकलते समय या तो रात में जब कहीं आप जब बाहर जा रहे हैं तो क्या है, दूध पी के नहीं जाना चाहिए। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि दूध का पाचन जो है वह जल्दी नहीं होता है। ये देखिए, और रात में दूध मतलब अगर पूछा जाए तो रात में दूध ज़्यादा मतलब रात में ही दूध पीना चाहिए। क्यों? क्योंकि रात में दूध पीने से क्या होता है कि रेस्ट करेगा और क्या होगा कि जो हमारी एनर्जी रहेगी सब दूध को पचाने में लग जाएगी और दूध का पाचन आसानी से हो जाएगा। तो क्या है कि यहाँ पर देखते हैं कि लैक्टोज का पाचन लैक्टोज का पाचन जल्दी नहीं होता है ना, पाचन जल्दी नहीं होता है। लैक्टोज हमारे शरीर में क्या हमने बताया नहीं होता। लैक्टोज हमारे शरीर में काफ़ी समय तक रहता है ना, और काफ़ी समय तक रहता है, लेकिन काफ़ी समय तक रहने से ये नहीं होता है, लेकिन उसके जीवाणु जो होते हैं वह बहुत लाभकारी होते हैं ना। लैक्टोज के जीवाणु जो होते हैं वह बहुत लाभकारी होते हैं। और क्या होता है कि जिससे ये देखिए कि लैक्टोज हमारे शरीर में काफ़ी समय तक रहता है। काफ़ी समय तक रहने से क्या करते हैं कि लाभदायक जीवाणु पैदा करने लगते हैं। लाभदायक जीवाणु पैदा करने लगते हैं, और जिससे क्या होता है, जिससे ये विटामिन बी का निर्माण करते हैं। ये किसका निर्माण करेंगे? विटामिन बी का निर्माण करेंगे। विटामिन बी का निर्माण क्या करते हैं कि लैक्टोज हमारे शरीर में काफ़ी समय तक रहने से क्या करते हैं कि वह लाभदायक जीवाणु पैदा करने लगते हैं, और जिससे ये विटामिन बी का निर्माण करते हैं। और जो दूध की मिठास होती है वह लैक्टोज की वजह से होती है। और लैक्टोज एंजाइम क्या है, जो लैक्टोज जो होता है वह किसमें, लैक्टेज एंजाइम की सहायता से किसमें टूटेगा, एक लैक्टोज में, दूसरा क्या होता है कि ग्लूकोज में टूटेगा। और ये इसे दूध की शर्करा के नाम से जानते हैं। तो सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज हो गया। और क्या, और यहीं पर देखते हैं कि लैक्टोज जो होता है वह स्तनधारी मिल्क में, जो भी दूध में, चाहे वो गाय का हो गया, भैंस का हो गया, मतलब ये सब दूध में लैक्टोज पाया जाता है। ठीक। और क्या कि माँ के दूध में लैक्टोज कितना परसेंट पाया जाता है? माँ के दूध में लैक्टोज की मात्रा 6 से 7% होती है। और गाय या बकरी के दूध में कितनी होती है? 4 से 6% होती है ना। तो क्या हमने देखा कि माँ के दूध में लैक्टोज की मात्रा कितनी होती है? 6 से 7% होती है, और गाय या बकरी में 4 से 6% लैक्टोज की मात्रा होती है। तो ये क्या हो गया? डाइसेकेराइड हो गई। ठीक। अब आगे देखते हैं पॉलीसेकेराइड। यहीं पर हम देखते हैं कि पॉलीसेकेराइड जो होता है वह क्या होता है? पहले क्या है? स्टार्च। क्या देखेंगे कि ये किससे पॉलीसेकेराइड बना होता है? मोनोसेकेराइड के असंख्य अणु से ना, सेकेराइड के असंख्य अणु से बनते हैं। ठीक है। पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट की क्या होती है? ये जटिल संरचना होती है। ठीक है। पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट की जटिल संरचना होती है। हमने क्या देखा कि पॉलीसेकेराइड जो होता है यह मोनोसेकेराइड के असंख्य अणु से मिलकर बनता है, और पॉलीसेकेराइड जो होता है यह कार्बोहाइड्रेट की एक जटिल संरचना होती है। ठीक। और क्या, पॉलीसेकेराइड खाने पर ये क्या होता है? देखिए,
सेकेराइड क्या होता है, खाने पर यह पहले किस में बदलेगा, यह पहले डाइसेकेराइड में, ठीक है, डाइसेकेराइड में टूटेगा, डाइसेकेराइड में टूटेगा ना, फिर किस में टूटेगा, फिर यह मोनो के ग्लूकोज में टूटेगा, के ग्लूकोज में टूटेगा, फिर हमारे रक्त में मिलकर फिर हमारे रक्त में मिलकर हमारे शरीर में क्या करता है, यह रक्त के द्वारा पूरे शरीर में ये दौड़ता है और हमें क्या करता है, एनर्जी देता है। तो एक बार फिर से देखिए, पॉलीसेकेराइड जो होता है यह मोनोसेकेराइड के असंख्य अणु से मिलकर बना होता है। और क्या, पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट की क्या होती है, जटिल संरचना होती है। जटिल संरचना क्यों होती है, इसको भी समझते हैं, क्यों जटिल संरचना होता है, क्योंकि देखिए मोनो जो होता है वह आसानी से पच जाता है ना, यही है कि मोनो जो है, लेकिन ये क्या होता है, ये आसानी से नहीं पचता, ये जटिल संरचना है। क्यों, पॉलीसेकेराइड पहले इसको जब इसको आहार में लेंगे तो पहले ये किस में जाएगा, पहले ये जाएगा किस में, पहले ये जाएगा डाई में, ठीक, यहीं पर देखिए ये लिखा गया है मोनोसेकेराइड, ये पहले डाइसेकेराइड में टूटेगा, ठीक। अब यहाँ से टूटने के बाद फिर किस में जाएगा, यह मोनो के ग्लूकोज में जाएगा, ग्लूकोज में जाने के बाद यह हमारे रक्त में मिलेगा और रक्त में मिलने के बाद पूरे शरीर में दौड़ेगा और हमें एनर्जी देगा। तो यही क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये पॉलीसेकेराइड हो गई, ठीक। अब आगे देखते हैं कि स्टार्च, इसके पहला क्या है, स्टार्च है। स्टार्च में क्या देते हैं, यह किस में पाया जाता है, अनाजों में पाया जाता है। स्टार्च कहाँ पाया जाता है, स्टार्च अनाजों में पाया जाता है, जड़ों में पाया जाता है और सूखे फलों में पाया जाता है ना। स्टार्च अनाजों, जड़ों, सूखे फलों में पाया जाता है, ठीक। स्टार्च क्या होता है, ये अनाज में पाया जाता है, जड़ों में पाया जाता है और सूखे फलों में पाया जाता है स्टार्च, ठीक। अब आगे देखते हैं कि स्टार्च को क्या होता है, ये किसमें पाया जाता है, अनाज में। अनाज जो है, जब हम उसको क्या करते हैं कि गर्म पानी में डालने पर, देखिए अनाज को गर्म पानी में डालने पर बाहरी कोष जो होते हैं इसके क्या होते हैं, फट जाते हैं। डालने पर बाहरी कोष फट जाते हैं और अंदर से फट जाते हैं और अंदर से छोटे छोटे स्टार्च के कण क्या करते हैं, स्टार्च के कण बाहर निकल जाते हैं। यही क्या कहलाती है, यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, यही प्रक्रिया जिलेटिनाइजेशन की प्रक्रिया कहलाती है। तो हमने क्या देखा कि अनाज को, देखिए कोई भी अनाज, जैसे आप चावल ले लीजिए, गेहूँ ले लीजिए, कुछ भी है, कि इसको क्या करते हैं कि जब आप क्या करते हैं, गर्म पानी में इसको भिगोते हैं, इसको सोक करते हैं, गर्म पानी में डालने पर क्या करते हैं, तो बाहरी कोष जो होते हैं, उसके बाहरी कोष जो होते हैं वह फट जाते हैं और अंदर से छोटे छोटे स्टार्च के कण बाहर निकल आते हैं। यही क्या कहलाती है, यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, जिलेटिनाइजेशन की प्रक्रिया कहलाती है। एक बार फिर से देखिए,
अनाज को क्या करते हैं, जब भी हम किसी चीज़ को, कोई अनाज हो, कोई भी अनाज हो, उसको हम जब भिगोते हैं, गर्म पानी में भिगोते हैं, तो उसके जो होते हैं बाहरी कण जो होते हैं, बाहरी कोष जो होते हैं वो फट जाते हैं और क्या स्टार्च के कण जो छोटे छोटे होते हैं वह बाहर निकल आते हैं और यही कण क्या होते हैं, बाहर निकल आते हैं। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, जिलेटिनाइजेशन की प्रक्रिया कहलाती है। ये देखिए कि जब अनाज, यही क्या है कि जब अनाज को हम क्या करते हैं, पानी में भिगो देते हैं, तो पानी में भिगोने के बाद वह पानी को अंदर सोख लेता है। चाहे इस तरीके से कहिए, चाहे इस तरीके से कहिए कि जब भी अनाज को हम गर्म पानी में भिगोते हैं तो वह पानी को सोख लेता है। यही पानी को सोखना, यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, जिलेटिनाइजेशन की प्रक्रिया कहलाती है। और पानी को सोख कर वह अनाज इतने बड़े से इतना बड़ा हो जाता है। यही प्रक्रिया जिलेटिनाइजेशन कहलाती है। ठीक, अनाज को गर्म करते हैं, उसको पानी में डालते हैं अनाज को, और वह अनाज जो होता है उसका बाहरी कोष जो फट जाते हैं और स्टार्च के कण जो होते हैं वो बाहर आ जाते हैं और क्या वह अनाज फूल कर बड़ा हो जाता है और वही जो पानी सोखने की प्रक्रिया कहलाती है, यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, जिलेटिनाइजेशन की प्रक्रिया कहलाती है। स्टार्च का पाचन जो होता है वह कितनी प्रक्रियाओं से होता है, 3 प्रक्रियाओं से होता है। ये देखिए स्टार्च का पाचन, क्योंकि ये किसकी फॉर्म है, ये जो है स्टार्च जो होता है वो किसकी फॉर्म है, यह पॉलीसेकेराइड की है। किसकी है, वो पॉलीसेकेराइड की फॉर्म है। तो इसीलिए क्या है, यह एक जटिल कार्बोहाइड्रेट की जटिल संरचना है ना, तो इसका पाचन इतनी आसानी से नहीं होगा, इसका पाचन इतनी आसानी से नहीं होगा। तो ये कैसे इसका पाचन होगा, इसका पाचन जो होता है 3 तरीके से, इसका देखिए इसका पाचन जो होता है वह 3 प्रक्रियाओं के बाद होता है, वह ग्लूकोज में बदलता है। जब ग्लूकोज में बदलेगा तभी पाचन होगा ना, क्योंकि अभी हमने देखा कि जब यहाँ पर ये मोनोसेकेराइड था, डाइसेकेराइड था, पॉलीसेकेराइड था। हमने क्या कहा कि पॉलीसेकेराइड जो होती है एक जटिल संरचना है ना, और जब यहाँ से ये टूटेगा, इसमें बदलेगा, इसमें से यह इसमें जाएगा ना, तो तभी तो उसका पाचन होगा। तो जब ये ग्लूकोज में बदलेगा तभी पाचन इसका होगा। तो ये कितनी प्रक्रियाओं से होता है, 3 प्रक्रियाओं के बाद ग्लूकोज में बदलता है। कौन कौन सी, कि स्टार्च जो होता है टाइलिन में, स्टार्च क्या होता है, टाइलिन ना, जो कि क्या होता है, लार में पाया जाता है। टाइलिन किसे पाया जाता है, टाइलिन नामक एंजाइम क्या होता है, ये लार में पाया जाता है, जिससे टूट कर किस में बदलता है, डेक्स्ट्रिन में बदलता है, डेक्स्ट्रिन में बदलता है ना। ये देखिए इस तरीके से इसको पढ़िए, या इस तरीके से इसको अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि स्टार्च जो है वह किसमें, टाइलिन नामक टाइलिन एंजाइम से टूट कर, टाइलिन एंजाइम से मिलकर ये किसमें टूट के किसमें बदलता है, डेक्स्ट्रिन में बदलता है। ठीक, किसमें बदलता है, डेक्स्ट्रिन में बदलता है। और जब ये डेक्स्ट्रिन में बदल गया, अब देखिए डेक्स्ट्रिन हमको क्या मिला, डेक्स्ट्रिन मिल गया ना। तो ये डेक्स्ट्रिन क्या होता है, ये डेक्स्ट्रिन जो होता है यह किसकी, एमाइलेज, किसकी, एमाइलेज एंजाइम से अभिक्रिया करके किसमें बदलता है, माल्टोज में बदलता है, एमाइलेज एंजाइम से। अब माल्टोज प्राप्त हुआ, माल्टोज किससे, माल्टोज जो है ये किससे अभिक्रिया करके, माल्टेज से, माल्टेज एंजाइम से अभिक्रिया करके किस में बदला, ग्लूकोज में बदला, ग्लूकोज में बदला। तो हमने क्या देखा कि यह स्टार्च का पाचन 3 प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है, तब वह स्टार्च का पाचन होता है। कौन कौन सा होता है, पहले क्या होता है कि स्टार्च जो है वह किससे मिलकर, स्टार्च जो है पहले टाइलिन एंजाइम से, जो कि कहाँ पाया जाता है, ये यहाँ पर देखिए, यहीं पर लिख लीजिए, लार में ये स्टार्च का पाचन जो होता है वो 3 चरणों में होता है, या 3 चरणों में पाचन होता है ना, यही लिख लीजिए। और स्टार्च क्या है, स्टार्च टाइलिन नामक एंजाइम, जो कि टाइलिन जो होता है वह लार में होता है, तो इससे मिलकर ये किस में बदलता है, टूटकर डेक्स्ट्रिन में बदलता है। ठीक, अब हमको डेक्स्ट्रिन प्राप्त हो गया। डेक्स्ट्रिन जो होता है
ये क्या होता है, एमाइलेज एंजाइम से मिल अभिक्रिया करके किस में बदला, माल्टोज में बदला। ठीक, माल्टोज जो होता है यह माल्टेज एंजाइम से अभिक्रिया करके किस में बदला, ग्लूकोज में बदला है। ठीक, अब हमको क्या है, हमको डेक्स्ट्रिन मिला है ना। अब हम पढ़ते हैं डेक्स्ट्रिन क्या होता है। डेक्स्ट्रिन, हमने स्टार्च को देखा, अब डेक्स्ट्रिन के बारे में देखते हैं। स्टार्च के अर्धजल अपघटन से प्राप्त होता है ना। ये डेक्स्ट्रिन जो होता है, डेक्स्ट्रिन जो होता है यह स्टार्च के अर्धजल अपघटन से प्राप्त होता है ना। किससे, अर्धजल अपघटन से प्राप्त होता है, अपघटन से प्राप्त होता है, या इसको कह सकते हैं, या यहीं पर आप कह सकते हैं कि स्टार्च जो होता है वह स्टार्च के टूटने पर हमें क्या, डेक्स्ट्रिन प्राप्त होता है। स्टार्च के अर्धजल अपघटन से प्राप्त होता है, क्योंकि अभी हमने देखा कि स्टार्च जो है वह किससे, टाइलिन से, टाइलिन नामक एंजाइम से, जो कि लाल में पाया जाता है, अभिक्रिया करके किससे, कहाँ क्या मिला था, डेक्स्ट्रिन मिला था। तो यही तो हम लोग पढ़ रहे हैं। डेक्स्ट्रिन जो होता है वह स्टार्च के अर्धजल अपघटन से प्राप्त होता है, या कहिए स्टार्च के टूटने पर हमें डेक्स्ट्रिन प्राप्त होता है। ठीक, और उसके बाद देखते हैं कि यह डेक्स्ट्रिन जो होता है ये केक, बिस्किट और क्या, ब्रेड जो होता है, इसके बनने वाली जो ऊपर की पपड़ी होती है उस पे होता है ना, उस पे दिखता है। किस पे, केक, ब्रेड, बिस्कुट ना। और क्या, अनाज को, देखिए अनाज को ताप पर गर्म करने पर क्या होता है, स्टार्च डेक्स्ट्रिन में बदल जाता है ना। डेक्स्ट्रिन में बदल, और हम लोग कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से होता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो होता है वह देखिए, क्योंकि टाइलिन नामक एंजाइम से, टाइलिन कहाँ है, टाइलिन मुंह में है, मतलब लार में है ना। तो इसका पाचन जो होता है यह मुख से शुरू होता है, मुख से शुरू होता है ना। देखिए, जब भी हम रोटी को चबाते हैं, जब खूब चबाते हैं, अभी ऐसे आप सिर्फ सूखी रोटी ले लीजिए, देखिए सिर्फ रोटी को लीजिए और खूब चबाते जाइए, तो वह मीठा मीठा लगने लगता है ना। तो ये किसकी वजह से लगता है, यह स्वाद जो होता है वह डेक्स्ट्रिन की वजह से आता है। ठीक है, किसकी वजह से आता है, डेक्स्ट्रिन की वजह से आता है। तो ये हम लोगों ने देखा डेक्स्ट्रिन क्या होता है, जो कि स्टार्च के जल अपघटन से या स्टार्च के टूटने पर हमें प्राप्त होता है। ठीक, अब आगे देखते हैं सेलुलोज। यह क्या होता है, यह अनाज के छिलकों में प्राप्त होता है। सेलुलोज जो होता है यह अनाज के छिलकों में प्राप्त होता है। ये एनर्जी नहीं देता है, अनाज के छिलकों में प्राप्त होता है, अनाज के छिलकों में प्राप्त होता है। और क्या, ये एनर्जी नहीं देता है, एनर्जी नहीं देता है ना। क्या, सेलुलोज जो है वह एनर्जी नहीं देता है। और क्या, इससे कितनी 0%, अर्थात 0% ऊर्जा, मतलब बिल्कुल ऊर्जा नहीं मिलती है ना। ऊर्जा देता है, 0% ऊर्जा देने वाला होता है या देते हैं। ठीक, और क्या है, इसका पाचन हमारे शरीर में नहीं होता है ना। इसका पाचन हमारे शरीर में नहीं होता, लेकिन जानवरों के शरीर में सेलुलोज का पाचन होता है। इसका पाचन हमारे शरीर में नहीं होता है। नहीं होता है, लेकिन क्या है कि अगर इसका पाचन हमारे शरीर में नहीं हो रहा है तो क्या ये आहार में लेना ज़रूरी नहीं है। नहीं, ये आहार में लेना बहुत ज़रूरी है, मतलब खाने में यह ज़रूरी होता है, ज़रूरी होता
है और इसका पाचन कहाँ होता है, जबकि इसका पाचन जानवरों में आसानी से होता है। ठीक, ये रेशा जो होता है, रेशा हमारे शरीर के क्रमाकुंचन, यह रेशा हमारे शरीर में आंतों के क्रमाकुंचन के लिए जरूरी होता है। ये क्या करता है, यह जो होता है रेशा जो होता है, यह आंतों की सफाई करता है, और क्या करता है कि यह कब्ज नहीं होने देता। क्या करता है, कब्ज नहीं होने देता है। और सबसे ज़्यादा की सेलुलोज की मात्रा किसमें पाई जाती है, ये देखिए अंजीर में सेलुलोज की मात्रा जो होती है, अंजीर में सेलुलोज की मात्रा कितनी होती है, यह 30 से 34% सेलुलोज की मात्रा पाई जाती है। तो हमने क्या देखा कि स्टार्च देखा। ठीक, स्टार्च, और क्या देखा कि स्टार्च देखने के बाद हमने क्या देखा कि डेक्स्ट्रिन के बारे में पढ़ा। ठीक, और अब सेलुलोज देखा। सेलुलोज जो है वह अनाज के छिलकों में मिलता है, एनर्जी नहीं देता है, अर्थात मतलब 0% ऊर्जा, मतलब बिल्कुल भी ऊर्जा नहीं मिलती है। इसका पाचन हमारे शरीर में नहीं होता है, खाने में यह ज़रूरी होता है। और क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि यह हमारे आंतों के क्रमाकुंचन के लिए ज़रूरी होता है। ये हमारे आंतों की सफाई करता है, इससे कब्ज बिल्कुल नहीं होती है। तो ये क्या होती है कि अंजीर में इसकी मात्रा जो होती है, वह अंजीर में इसकी मात्रा काफ़ी होती है। नहीं, यहाँ गलत है। ये देखिए 30 से 34 जो होता है, यह किसमें, अनाज की भूसी में, किसकी मात्रा, अनाज की भूसी में 30 से 34% सेल्यूलोज होता है। ठीक, अनाज की भूसी में। अब हम लोग देखते हैं ग्लाइकोजन। क्या देखेंगे, ग्लाइकोजन क्या होता है। ग्लाइकोजन, जब हम लोग ग्लूकोज पढ़ रहे थे तब भी ग्लाइकोजन का जिक्र हुआ था। ग्लाइकोजन क्या होता है, ग्लूकोज की जो बढ़ी हुई मात्रा होती है। देखिए ग्लाइकोजन ना, ग्लाइकोजन जो होता है वह ग्लूकोज की मात्रा शरीर में जब आवश्यकता से ज़्यादा हो जाए, या ग्लूकोज की बढ़ी हुई मात्रा ना, ग्लूकोज की बढ़ी हुई मात्रा जब हमारे शरीर में ग्लूकोज जो है वह आवश्यकता से ज़्यादा हो जाती है, तो वह ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा हो जाती है। देखिए आप लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए हम आपको लिखवा भी दे रहे हैं कि आप नोट करना चाहें तो इस तरीके से नोट कर लीजिए कि जो कि जितनी सरल भाषा में, जितने सरल शब्द में हो सकता है उतने सरल शब्द में लिखवाते हैं कि जिससे आपको समझने में आसानी हो। कभी भी आप इस तरीके से, आपको फ्री में नोट्स मिल रही है तो आप इस तरीके से इसको लिखते जाइए। कल को आप जब इसको पढ़ेंगे तो ये ना रहे कि आपको समझ में नहीं आप लिखें क्या हैं, बहुत टफ नोट्स नहीं है, इसको एकदम आम भाषा में सरल शब्द में इसको हम लिखवा रहे हैं। ठीक, तो ये क्या हमने देखा कि ग्लाइकोजन क्या है, ग्लूकोज की मात्रा, ग्लूकोज की मात्रा शरीर में आवश्यकता से ज़्यादा होने पर क्या होता है, यह हमारे मसल्स और लीवर में क्या होता है, स्टोर होता है। ग्लाइकोजन हमें क्या है, ग्लाइकोजन हमें प्लांट से नहीं मिलता है। ग्लाइकोजन हमें प्लांट से नहीं मिलता ना, और क्या है, इसे जंतु शर्करा कहते हैं, और क्या, इसे एनिमल शुगर बोलते हैं। ठीक,
तो ग्लाइकोजन क्या है? ग्लाइकोजन हमने कहा कि जब शरीर में किसकी ग्लूकोज की मात्रा जब शरीर में अधिक हो जाती है तो क्या है कि ग्लाइकोजन जो होता है वही, जब ग्लूकोज की मात्रा हमारे शरीर में अधिक हो गई, हम ज़्यादा ग्लूकोज ले लिए, तो क्या होता है कि वही ग्लूकोज जो होता है वह ग्लाइकोजन के रूप में कहाँ इकट्ठा होता है? मसल्स और लीवर में। कहाँ इकट्ठा होगा? कि मांसपेशियों और यकृत में यह इकट्ठा हो जाएगा, ठीक, और स्टोर होता है। ग्लाइकोजन से हमें क्या होता है? ये प्लांट से नहीं मिलता है, इसे जंतु शर्करा या एनिमल शुगर के नाम से जानते हैं। यह वनस्पति जगत में से नहीं प्राप्त होता है। कहाँ? वनस्पति जगत से, जगत से नहीं प्राप्त होता है ना, नहीं प्राप्त होता है। और यह ग्लूकोज का संग्रहित करता है, यह ग्लूकोज का संग्रहित रूप है, संग्रहित रूप है। रक्त में ग्लूकोज, देखिए ये क्या है कि ग्लूकोज का संग्रहित रूप है। हमने यही बताया, यही ऊपर की बात देखिए, सेम वही चीज़ें हैं कि जब ग्लूकोज की मात्रा हमारे शरीर में अधिक हो गई तो ये कहाँ स्टोर हुआ? कि मसल्स और लीवर में। तो एक तरीके से वही ग्लूकोज का क्या है, चाहे इस तरीके से बोलिए, चाहे बोलिए कि ग्लूकोज का मतलब संग्रहित रूप है, इकट्ठा हुआ, जो एक्स्ट्रा था, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज हम लोगों ने लिया है वही क्या है, कहाँ कहाँ इकट्ठा हुआ? मसल्स और लीवर में। तो वही ग्लाइकोजन क्या है? ग्लूकोज का संग्रहित रूप है, ठीक। अब आगे देखते हैं। जब रक्त में क्या होता है? ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है। जब ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है तो हम लोगों को एनर्जी कहाँ मिलती है? तो हमको जो है वही ग्लाइकोजन जो इकट्ठा हुआ होता है वही ग्लूकोज के रूप में हमको एनर्जी देने लगता है ना। तो क्या है कि जब रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम होने पर ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा होता है तो वह हमें ऊर्जा देने का काम करने लगता है। हमने यही बताया कि जब रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम हो गई तो जो ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा हुआ है, ग्लूकोज पहले से स्टोर हुआ है, वही हमें ऊर्जा देने का कार्य करने लगता है। अब आगे देखते हैं कि पेक्टिन क्या होता है। पेक्टिन क्या होता है, इसको देखते हैं। यह पके हुए फलों के गूदे में प्राप्त होता है। कहाँ प्राप्त होता है? पके हुए फलों के गूदे में, फलों के गूदे में पाया जाता है। फलों में उपस्थित पेक्टिन की मात्रा ना, फलों में उपस्थित पेक्टिन की मात्रा क्या करता है? सिर्फ जैम जेली के जमने का निर्धारण करता है। पेक्टिन की मात्रा क्या करती है? ये भी कोई एनर्जी हमको नहीं देता है। पेक्टिन जो होता है यह भी किसी प्रकार की एनर्जी, किसी प्रकार की ऊर्जा नहीं देती है। यह क्या करती है कि जो फलों में उपस्थित होती है, ये जैम जेली जमने का, जो जैम जेली जमते हैं उसका यह निर्धारण करता है, ठीक है। और अतिसार में जो होता है, यहीं पर नोट कर लीजिए कि अतिसार में पेक्टिन का घोल जो होता है वह उपयोगी होता है ना, अतिसार में उपयोगी, ठीक। पेक्टिन का घोल उपयोगी होता है, यह ऊर्जा नहीं देता है। अब आगे देखते हैं कि ये हम लोगों ने इतना पूरा पढ़ा। इसकी जो रासायनिक 3 थी, मोनोपॉली और मोनोडाईपॉली, ठीक। हम लोगों ने पढ़ा मोनो की 3 थी और डाई की 3 और पॉली का ये जो इसके थे, ये पेक्टिन भी लास्ट हो गया। अब आगे देखते हैं कि अभी कार्बोहाइड्रेट में और भी बहुत कुछ है, इसको देखते हैं कि ये क्या होता है। हाइपोग्लाइसीमिया क्या होती है, इसके बारे में देखते हैं। क्या होता है हाइपोग्लाइसीमिया, इसको समझते हैं कि ये हाइपोग्लाइसीमिया है क्या। देखिए क्वेश्चन अब इजी नहीं पूछते हैं, क्या पूछते हैं, टफ आने लगे हैं कि जब यही सब चीज़ें क्वेश्चन के रूप में आने लगी है तो ये हाइपोग्लाइसीमिया क्या है। जब देखिए यही नोट कर लीजिए, ये इम्पॉर्टेंट है। जब क्या है, जब किसी भी व्यक्ति के रक्त में
क्या है, ग्लूकोज की मात्रा, ग्लूकोज की मात्रा क्या है, ग्लूकोज की मात्रा सामान्य से कम हो जाए, सामान्य से कम हो जाए। देखिए यहीं पर हम लोग समझते हैं ये हाइपो और हाइपर, हाइपर यहीं पर दोनों समझने की ज़रूरत है। इसको आप लोग समझ लेंगे तो आप लोग समझ जाएंगे, और आप लोगों को जो चीज़ें समझी जाती हैं वो चीज़ें कभी भी भूलती नहीं हैं। तो हाइपो क्या है, हाइपोग्लाइसीमिया, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा, हाइपो मतलब कम और हाइपर मतलब ज़्यादा ना, तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा क्या है, सामान्य से कम हो जाए तो वही वो स्थिति क्या कहलाती है, हाइपोग्लाइसीमिया। अब हम देखते हैं कि हाइपरग्लाइसीमिया क्या होती है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा, हाइपरग्लाइसीमिया ना, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा सामान्य से अधिक हो जाए, तो यही स्थिति क्या कहलाती है, हाइपरग्लाइसीमिया कहलाती है। अब हम यही देखते हैं ग्लाइकोलिसिस, क्या, ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, ग्लूकोज जो होता है वह पायरूविक एसिड में परिवर्तित हो जाता है, ग्लूकोज एसिड में परिवर्तित हो जाए, ठीक, तो उसको क्या कहते हैं, ऐसी कंडीशन को ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। एक बार फिर से देखिए, हाइपोग्लाइसीमिया, जब रक्त में ग्लूकोज की मात्रा सामान्य से कम हो जाती है तो हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन हो जाती है या हाइपरग्लाइसीमिया कहा जाता है। जब रक्त में ग्लूकोज की मात्रा सामान्य से अधिक हो जाती है तो उसे हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। ग्लाइकोलिसिस क्या कहलाती है, जब क्या होती है, ग्लूकोज पायरूविक एसिड में परिवर्तित हो जाए, तो यही क्या कहलाती है कि ग्लाइकोलिसिस कहलाती है। ये देखिए ग्लाइकोजेनेलाइसिस ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है कि ग्लाइकोजन जो होता है वह ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में बदलना, ग्लूकोज में बदलना। हमने क्या कहा था कि जब हम ग्लूकोज जो आवश्यकता से अधिक लेते हैं तो वह मसल्स और लीवर में क्या होता है कि ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा हो जाता है। लेकिन जब यही ग्लूकोज की मात्रा हमारे शरीर में कम हो जाती है तो वही क्या करता है, ग्लाइकोजन जो होता है, ग्लाइकोजन हमें एनर्जी देने का, मतलब ग्लूकोज की जगह हमें एनर्जी देने का कार्य करता है। तो तो जब वही एनर्जी देता है, ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में बदलना क्या कहलाता है, ग्लाइकोजेनेलाइसिस कहलाता है। क्या कहलाता है, ग्लाइकोजेनेलाइसिस कहलाता है जब ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में बदलता है। ठीक, मतलब जब हम ग्लूकोज कम लेंगे तो ग्लाइकोजन जो होता है वह ग्लूकोज में बदलेगा, तो यही क्रिया क्या कहलाएगी, ग्लाइकोजेनेलाइसिस। और ग्लाइकोलिसिस क्या कहलाती है, जब ग्लूकोज पायरूविक एसिड में बदलेगा। और हाइपरग्लाइसीमिया कहलाती है जब ग्लूकोज की मात्रा हमारे शरीर में सामान्य से या असामान्य से क्या होती है, अधिक हो जाए तो हाइपरग्लाइसीमिया होगी। हाइपोग्लाइसीमिया जब हमारे शरीर में रक्त में क्या होता है, ग्लूकोज की मात्रा सामान्य से कम हो जाए तो हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन होगी। अब हम देखते हैं यहीं पर पांचवा, ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ग्लाइकोनियोजेनेसिस क्या कहलाता है, जब फैटी एसिड
और एमिनो एसिड का ग्लूकोज में बदलना। जब ग्लाइकोनियोजेनेसिस क्या है, जब फैटी एसिड और एमिनो एसिड ग्लूकोज में बदलता है तो क्या क्या कहलाता है कि यही क्रिया क्या कहलाती है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस। तो इस तरीके से कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम लोगों ने देखा कि कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसकी रासायनिक संरचना 3 है, मोनो डाई पाली, एक मतलब जो मोनो डाई और पाली, ठीक, मोनोसेकेराइड, डाईसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। और हम लोगों ने पूरा पॉलीसेकेराइड को भी पढ़ा। उसके बाद यहाँ पर देखिए इसकी जो कार्बोहाइड्रेट कंडीशन होती है कि हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है, जब ग्लूकोज का है सामान्य से हमारे शरीर में कम हो जाता है तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। हाइपरग्लाइसीमिया जब रक्त में ग्लूकोज की मात्रा हमारे शरीर में सामान्य से अधिक होती है। ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, ग्लूकोज पायरुविक एसिड में परिवर्तित हो जाए। और ग्लाइकोजेनेलाइसिस क्या होता है, ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में बदलना, ग्लाइकोजेनेलाइसिस कहलाता है। ग्लाइकोनियोजेनेसिस क्या करता है, जब फैटी एसिड और एमिनो एसिड क्या होता है, ग्लूकोज में बदलता है। ठीक, तो ये कार्बोहाइड्रेट का हो गया। अभी आगे भी हमको लगता है एक क्लास और लेंगे, उसके बाद ये कार्बोहाइड्रेट समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या शुरू करेंगे, प्रोटीन शुरू करेंगे। ठीक, पहले हम लोग जो भी मैक्रो हैं उसको ख़त्म करेंगे, उसके बाद हम लोग माइक्रो की तरफ बढ़ेंगे। ठीक, अब आज का ये क्लास समाप्त होता है। ठीक, थैंक यू।